गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं शिव नारायण पांडे। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के मैं अपने यूट्यूब चैनल लुमिनस बायो क्लासेस पर आता हूं। आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में उसको अधिक से अधिक शेयर करें तथा बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए आज हम सभी लोग अध्ययन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स अर्थात बीजों के वर्गीकरण के संबंध में। बीजों के वर्गीकरण बताने से पूर्व मैं आपको थोड़ा सा यह बता दूं कि निषेचन की क्रिया के उपरांत पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। निषेचन की क्रिया के उपरांत पुष्प के एसेसरी ऑर्गन जैसे बाह्य दलपुंज और दलपुंज यह झड़ करके पौधे से गिर जाते हैं। पुष्प के नर जनांग जिन्हें आप पुंकेसर कहते हैं और सामूहिक रूप से उन्हीं पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है, इनकी भी अब कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यह भी सूख करके पुष्प से झड़ जाते हैं। बच जाता है केवल पुष्प का मादा जननांग अर्थात जायांग। कुछ समय बाद यह वर्तिका और वर्तिकाग्र भी सूख करके नष्ट हो जाते हैं। अंडाशय, यह पुष्प का अंडाशय या तो सूख करके कड़ा हो जाता है अथवा वह फ्लैशी अर्थात मांसल हो जाता है। निषेचन की क्रिया के उपरांत यदि यह अंडाशय सूख करके कड़ा हो जाता है तो वह शुष्क फल का निर्माण करता है। यदि यह मांसल हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, तो वह गूदेदार फल का निर्माण करता है। अर्थात निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और इस अंडाशय के अंदर पाया जाने वाला बीजांड परिपक्व होकर के बीज का निर्माण करता है। जिन पौधों में अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित होता है उनमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं और ऐसे सभी पौधे जिनमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें आवृत बीजी पौधा अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है। परंतु कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जिसके कारण यह बीजांड नग्न रूप से पौधे पर लगा रहता है और निषेचन की क्रिया के उपरांत यही बीजांड जब बीज में परिवर्तित होता है तो वह नग्न रूप से पौधे पर पाया जाता है। और ऐसे सभी पौधे जिनमें बीजांड नग्न रूप से पौधे पर पाया जाता है ऐसे सभी पौधों को अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है। जैसे साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के उदाहरण हैं। परंतु आप आम भी खाते होंगे, टमाटर, केला, बैगन, मिर्च, महुआ, इमली, बबूल, बैगन का इस्तेमाल आप प्रतिदिन करते होंगे। यह ऐसे फल होते हैं जिसमें बीज बाहर से दिखाई नहीं देता है, अतः बीज फल के अंदर पाया जाता है। और ऐसे पौधे जिन पर लगने वाले फल में बीज फल के अंदर पाया जाता है ऐसे सभी पौधे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स अर्थात आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। हमने आपको बताया कि यह जो बीजांड होता है यही निषेचन की क्रिया के उपरांत बीज में परिवर्तित हो जाता है और इस बीजांड में जो एग सेल रहती है वह ट्रू निषेचन के फलस्वरूप जायगोट में परिवर्तित होती है और लास्ट में वही डेवलप होकर के बीज के अंदर एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण बनाती है। परंतु इस बीज में पाया जाने वाला जो पोलर न्यूक्लियाई होता है यह ट्राई समेकन के फलस्वरूप अर्थात त्रिसमेकन के फलस्वरूप, जिसको नवासीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1839 ईस्वी में
डबल फर्टिलाइजेशन कहा। इस डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो पोलर न्यूक्लियाई है यही डेवलप होकर के एंडोस्पर्म बनाता है, अर्थात भ्रूणपोष बनाता है। जो एंटीपोडल सेल्स रहती हैं और जो सिनर्जेट सेल्स पाई जाती हैं, एंटीपोडल सेल्स और या सिनर्जेट सेल्स सभी डीजनरेट हो जाती हैं और माना यह जाता है कि यह डीजनरेट होकर के विकसित हो रहे एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का पोषण करती हैं। बीजांड का जो माइक्रोपाइल रहता है, यह माइक्रोपाइल एक सूक्ष्म छिद्र के रूप में बीज में पड़ा रहता है और जब आप बीज को भिगोते हैं अथवा उसको जमीन में बोते हैं तो इसी माइक्रोपाइल द्वारा यह बीज जल का अवशोषण करता है। बीजांड की जो भित्तियां होती हैं यह बीज के चारों तरफ खोल बनाती हैं, जिसको बीजावरण अर्थात सीड कोट कहा जाता है। बीजांड की बाहर वाली जो इंटेगुमेंट होती है यह बीज के चारों तरफ बाहरी आवरण अर्थात टेस्टा बनाती है और बीजांड के अंदर पाई जाने वाली जो इनर इंटेगुमेंट्स होती है यह बीज के अंदर इनर आवरण अर्थात आंतरिक आवरण, जिसको टेगमेन कहा जाता है, उसका निर्माण करती है। बीज में एक जगह है थोड़ा सा स्पॉट रह जाता है और यह वही स्पॉट है जहां यह फ्यूनिकुलस बीजांडकाय से जुड़ता है, उस भाग को हिलम कहते हैं। अर्थात उस स्थान पर बीज में एक जगह थोड़ा सा दाग बनी रहती है। किसी किसी बीज में, जैसे अरंडी के बीज में, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और स्पंजी भी होती है। जल का अधिकाधिक अवशोषण भी उसी द्वारा होता है, जिसको कार्निकल कहा जाता है। आप सभी लोग विभिन्न प्रकार के पौधों के बीजों को देखते होंगे, उनको पहचानते होंगे। बीजों का रंग विभिन्न पौधों में विभिन्न तरह का होता है। बीजों का आकार विभिन्न पौधों में विभिन्न तरह का होता है, लेकिन पौधे में बीज बनने का एकमात्र उद्देश्य ही होता है कि उसमें पोषक पदार्थ संचित रहें और वह बीज उस पौधे की नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाए, जिसके माध्यम से उस पेरेंट प्लांट के आनुवंशिक लक्षण उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। हाँ, बात यह कर रहा था कि जो बीज के अंदर कार्टिलेडन्स होते हैं उसके आधार पर बीज को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जब किसी बीज का आपको अध्ययन करना हो तो सर्वप्रथम उस बीज को 24 घंटा पहले आप भिगो दें। जैसे चना अथवा मटर के बीज का आपको अध्ययन करना है तो उसको आप 24 घंटा पहले पानी में भिगो दें और सुबह उसको निकाल करके जब उस बीज को थोड़ा सा ऊपर से मसल देंगे तो ऊपर से उसका छिलका हट जाएगा, अर्थात उसकी टेस्टा और टेगमेन जो बीजावरण है ये हट जाएंगे। फिर आपको अंदर दो दालें जैसी संरचना दिखाई देंगी। यदि उस बीज में दो भाग दिखाई देते हैं तो इसका मतलब कि वह द्विबीजपत्री पौधा है। वह दोनों उसके कार्टिलेडन्स हैं। बीजपत्र में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं और जब एम्ब्रियो का अंकुरण होता है उस समय यह अंकुरित हो रहे एम्ब्रियो का पोषण करते हैं। यदि बीज में एक भाग दिखाई दे, जैसे जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं, धान के पौधे से निकलने वाले बीज को जब आप देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तो उसके बीज में केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ऐसे सभी पौधे एक बीजपत्री पौधे होते हैं और उनसे बनने वाले जो बीज होते हैं वे सभी मोनोकार्टिलेडनस अर्थात एक बीजपत्री बीज होते हैं। इस तरह से बीज में उपस्थित बीजपत्रों के आधार पर आप बीज को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसे बीज जिसमें दो कार्टिलेडन्स पाए जाएंगे
उनको द्विबीजपत्री बीज, और जिसमें केवल एक कार्टिलेडन पाया जाएगा उसको एक बीजपत्री बीज कहते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि यह जो पोलर न्यूक्लियाई होता है यह ट्राइसमेकन के फलस्वरूप एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। कुछ बीजों में यह भ्रूणपोष हमेशा बना रहता है और उसमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है। जब बीज का अंकुरण होता है तो इस एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष में संचित भोज्य पदार्थ अंकुरित हो रहे भ्रूण का पोषण करता है, और ऐसे पौधों में जो कार्टिलिडन्स होते हैं, बीजपत्र होते हैं, वह पतले हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ उनके कार्टिलिडन्स अर्थात बीजपत्रों में संचित रहते हैं। ऐसे बीजों में एंडोस्पर्म अनुपस्थित हो जाता है और कार्टिलिडन्स में भोज्य पदार्थ संचित होने के कारण वह मोटे हो जाते हैं। ऐसे बीजों को नॉन एंडोस्पर्मिक अर्थात अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। तो इस भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी बीजों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे बीज जिसमें यह एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष पूर्ण विकसित अवस्था में पाया जाता है, ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज अर्थात एंडोस्पर्मिक बीज कहा जाता है। परंतु जिन बीजों में भ्रूणपोष विकसित नहीं होता है, भोज्य पदार्थ उनके कार्टिलिडन्स अर्थात बीजपत्र में संचित रहते हैं, ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी अर्थात नॉन एंडोस्पर्मिक बीज कहा जाता है। आइए हम अध्ययन करते हैं कि यह जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं और अभ्रूणपोषी बीज होते हैं वह किन किन पौधों में पाए जाते हैं, उनके क्या क्या उदाहरण हैं। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं कि जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं उसमें अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी कौन कौन से बीज हैं। आपको यहाँ एक बात यह भी बताऊं कि आप अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखते होंगे, जैसे आम, इमली, महुआ, अशोक, पीपल, बरगद, अमरूद। आप अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे जौ, बाजरा, मक्का भी देखते होंगे और केला तथा कनेर भी देखते होंगे। आप उन पौधों को ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे आम और अशोक, महुआ, कटहल में इन जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पौधों से इस प्रकार से लगी रहती हैं कि उनकी केवल ऊपरी सतह पर प्रकाश पड़ता है। ऐसी पत्तियों को पृष्ठधारी पत्ती कहा जाता है। यह पृष्ठधारी पत्तियां द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। परंतु आप कनेर की पत्ती, जौ, बाजरा, मक्का और धान की पत्ती को देखते होंगे, वह पत्तियां पौधे से इस प्रकार से लगी रहती हैं जिनकी दोनों सतहों पर प्रकाश पड़ता है। ऐसी पत्तियों को आइसोबाइलेटरल लीव्स अर्थात समद्विपार्श्वी पत्ती कहा जाता है। एक बीजपत्री पौधों में समद्विपार्श्वी पत्ती पाई जाती है और द्विबीजपत्री पौधों में डॉर्सीवेंट्रल लीव्स अर्थात पृष्ठधारी पत्ती पाई जाती है। लेकिन जब आप पौधों की जड़ों का अध्ययन करेंगे तो कुछ जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें टैप रूट अर्थात मूसला जड़ें पाई जाती हैं, लेकिन जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें एडेंटिशियस रूट्स अर्थात अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें डाइकार्टिलिडनस बीज लगते हैं, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें मोनोकार्टिलिडनस बीज लगते हैं। आइए हम यह जानें कि जो नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट हैं उसके कौन कौन से उदाहरण हैं, जो एंडोस्पर्मिक प्लांट हैं उसके कौन कौन से उदाहरण हैं। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं डाइकार्टिलिडनस सीड के संबंध में। और उस डाइकार्टिलिडनस सीड में जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं वह
चना, मटर, कद्दू, सेम, इमली, कपास, सरसों और टमाटर में पाए जाते हैं। अतः चना, मटर, कद्दू, सेम, इमली, कपास, सरसों और टमाटर में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड लगते हैं। यह सभी द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाने वाले सीड्स होते हैं। परंतु द्विबीजपत्री पौधों में कुछ ऐसे भी सीड होते हैं, कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिसमें एंडोस्पर्मिक सीड लगते हैं। उसके उदाहरण हैं अरंडी, पपीता और पोस्त। अब आइए बात कर लिया जाए कि जो मोनोकार्टिलेडनस प्लांट्स होते हैं उनमें जो मोनोकार्टिलेडनस सीड लगते हैं उन बीजों में कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक अर्थात अभ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं, परंतु कौन ऐसे पौधे हैं जिसमें एंडोस्पर्मिक अर्थात भ्रूणपोषी बीज लगते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं मोनोकार्टिलेडनस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के संबंध में। ऑर्किड, ऑलिस्मा और सजिटेरिया ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें मोनोकार्टिलेडनस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। अतः ये ऐसे एक बीजपत्री पौधे हैं जिसमें अभ्रूणपोषी बीज बनते हैं। परंतु गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ताड़, प्याज और लिली ऐसे पौधे होते हैं जो एक बीजपत्री हैं, परंतु इनमें एंडोस्पर्मिक सीड बनते हैं अर्थात भ्रूणपोषी बीज बनते हैं। इस तरह से हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। जीव विज्ञान के और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिकाधिक शेयर करें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और साथ ही साथ आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ मेरे YouTube चैनल पर जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।